हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक भारत विविध, जिसमें बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। प्रश्न संख्या 181। देखिए, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? तो याद रखिएगा, अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम प्रायोगिक तौर पर 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा व्यापार विवादों के जांच के समाधान के लिए समझौता बोर्ड तथा जांच न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। अधिनियम के द्वारा रेलवे, डाक, टेलीग्राफ तथा टेलीफोन जैसी सार्वजनिक रूप से उपयोगी सेवाओं में बिना पूर्व सूचना के हड़ताल अथवा तालाबंदी को जो है निषिद्ध कर दिया गया। 182 है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो मिलान कीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं सूची 1 सूची 2 के साथ। भारत या भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसका जो संबंध है लॉर्ड मिंटो से है। याद रखिएगा, ए का थर्ड लॉर्ड मिंटो। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, इसका संबंध है प्रांतीय स्वायत्तता से। और लखनऊ जो समझौता है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। भारत शासन अधिनियम 1919 जो है, इसमें जो प्रावधान था द्विशासन पद्धति का आरंभ। तो सही विकल्प है डी। याद रखिएगा, तत्कालीन भारत सचिव मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो के द्वारा सुधारों का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की प्राप्ति हुई और भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा प्रांतों में द्विशासन पद्धति को प्रारंभ किया गया। जबकि लखनऊ समझौता अथवा कांग्रेस लीग पैक्ट एनी बेसेंट और तिलक के प्रयत्नों के द्वारा 1916 में संपन्न हुआ। 183 है। नीचे दी गई घटनाओं का सही कालक्रम कूट से ज्ञात करें। तो बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन। समय मालूम है तो आप सही कालक्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित कर पाएंगे। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 और क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942। याद रखिएगा, इसके बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन है अगस्त 1942 में यह प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। देखिए, दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो समय है 1930 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। 184, निम्नांकित के कालानुक्रम पर विचार करें। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर को आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है, ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करेंगे कालक्रम के अनुसार, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साइमन कमीशन, इसके बाद पूना पैक्ट, इसके बाद क्रिप्स मिशन और लास्ट में कैबिनेट मिशन। तो याद रखिएगा, देखिए, साइमन कमीशन जो है 1927 में, पूना पैक्ट सितंबर 1932 में, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946। 185 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जो सही सुमेलित है आपको बताना है। तो देखिए, चंपारण, इसमें जो चंपारण आंदोलन या सत्याग्रह जो है, इसमें सक्रिय संबंध जो व्यक्ति हैं वो राजेंद्र प्रसाद हैं। तो बिल्कुल सही है। तो आपका पहला जो दिया गया है, चंपारण का संबंध राजेंद्र प्रसाद से है। और इसके बाद इसमें जो तीसरा दिया गया खेड़ा जो आंदोलन है, खेड़ा आंदोलन, इसका संबंध वल्लभ भाई पटेल से था।
तो पहला और तीसरा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। पहला और तीसरा यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई सफल आंदोलन या सत्याग्रह अपने सहयोगियों के माध्यम से किए। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी आदि के साथ मिलकर किया था। पहला कथन इसलिए सत्य हो जाता है। अहमदाबाद मिल श्रमिक सत्याग्रह गांधी जी ने अनसुईया बेन के सहयोग से किया था, न कि मोरारजी देसाई के साथ, इसलिए दूसरा कथन गलत है। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने इंदु लाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं के साथ मिलकर किया था। 186 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह, तिलक की मृत्यु, इसके बाद दांडी यात्रा, शिमला समझौता, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। चंपारण सत्याग्रह आपको मालूम है कब हुआ था? 1917 में। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 187 है, निम्न को कालक्रम के अनुसार जो है लगाइए, यानी कालक्रम के अनुसार बताना है सही ऑप्शन क्या है। तो देखिए, कालक्रम के अनुसार अगर इसे एडजस्ट किया जाए तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था आप बताइए? स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1905। इसके बाद जालियांवाला बाग जो नरसंहार है कब हुआ था? तो आपको मालूम है 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, याद रखिएगा। और दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब? 1930, ध्यान रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन तो आपको पता ही है कब हुआ था? अगस्त 1942। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। और इसके बारे में दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन 1905 में, जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 188 है। देखिए, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम में चुनना है। सही कालानुक्रम के अनुसार आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए देखिए, इसका जो सही कालानुक्रम के अनुसार जो ऑप्शन होना चाहिए बताइए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। पूना पैक्ट, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला कॉन्फ्रेंस, इसके बाद कैबिनेट मिशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1932 में ही महत्वपूर्ण नेताओं के हस्तक्षेप से पूना पैक्ट समझौता जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए और इसकी शर्तों के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा के 148 जो स्थान है अछूतों के लिए सुरक्षित रखे गए, परंतु उनके उम्मीदवार चुनने के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधान परिषद में सामान्य चुनाव पद्धति के द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों का 18% भाग अछूतों के लिए सुरक्षित रखा गया। 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन हुआ तथा भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से शुरू हो गया। वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए वायसराय वेवेल ने भारतीय नेताओं के एक सम्मेलन के विषय में घोषणा की और जून 1945 से शिमला सम्मेलन यानी शिमला कॉन्फ्रेंस में भारतीय नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया गया। कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचने, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचने यानी 24 मार्च 1946 को उपरांत पहले 3 सप्ताहों में विभिन्न राजनीतिक पक्षों, सरकारों के अधिकारों आदि से विचार विमर्श करता रहा। जिन्ना को पहली बार यह अनुभव हुआ कि अंग्रेजी सरकार उसकी सहमति के बिना भी सत्ता हस्तांतरण करने को तैयार थी। 16 मई 1946 को मिशन ने अपने प्रस्ताव जो है प्रकाशित कर दिए। और 189 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है। बताइए इसका सही जो ऑप्शन होना चाहिए कालक्रम के अनुसार। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में है तो इसका सही विकल्प होगा, देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होना और रॉयल इंडियन नेवी में गदर, तो यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच।
भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 और रॉयल इंडियन नेवी में गदर 18 फरवरी 1946 को। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 190, नीचे दिए गए घटनाओं को उनकी तिथ्यानुसार क्रमबद्ध कीजिए और अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो बताइए, बंग भंग का निर्णय जो है कब लिया गया था? अगर आपको मालूम है बंग भंग का निर्णय, तो आप इसको बता पाएंगे कि सही ऑप्शन क्या है। कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकार करना, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा और सूरत जो है सूरत फाड़ दिया गया है। तो सूरत जो घटना है, तो देखिए इसका सही जो विकल्प होना चाहिए, अगर इसको आप एडजस्ट कीजिएगा 190 को, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। देखिए, पहले बंग भंग का निर्णय होता है, इसके बाद स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की जाती है, इसके बाद कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकार करना शामिल हो जाता है, और इसके बाद सूरत की जो घटना होती है, सूरत फाड़। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में एक सही कदम उठाया। दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है, अर्थात स्वराज की स्थापना को कांग्रेस का उद्देश्य स्वीकार किया गया। 1907 में सूरत अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को लेकर पार्टी विभाजित हो गई। 191 कथन ए, उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, कारण आर, उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। इसमें कथन ए जो है गलत है, कारण आर सही है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, उपनिषदों में वैदिक साहित्यों का दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विवेचन है। नेहरू जी उपनिषदों को प्रमाणिक ग्रंथ मानते थे तथा उनमें इनकी श्रद्धा थी। नेहरू जी को आधुनिक भारत में विज्ञान का प्रणेता माना जाता है। नेहरू जी ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान को एक महत्वपूर्ण साधन माना तथा उसके विकास पर बल दिया। आगे बढ़ते हैं। 192 नंबर है, किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवगंत हो चुका है? किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवगंत हो चुका है? तो याद रखिएगा क्लेमेंट एटली, सी ऑप्शन। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट एटली ने कहा था कि डोडो क्या है? एक विलुप्त पक्षी है। डोडो की भांति साम्राज्यवाद जो है दिवगंत हो चुका है। 193, यहां यानी भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा? यहां एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा? तो याद रखिएगा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। यह कथन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का है। वे वर्ष 1942 में भारत आय मिशन के नेतृत्व करता थे। 1946 के कैबिनेट मिशन के भी ये सदस्य थे। 194 नंबर है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने, सी ऑप्शन। और 195, प्रथम अणु बम विस्फोट किस नगर में किया गया? प्रथम अणु बम विस्फोट किस नगर में किया गया? तो आपको मालूम है हिरोशिमा। प्रथम अणु बम विस्फोट 9 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर में जो किया था। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा अणु बम विस्फोट जापान के ही नागासाकी शहर पर किया गया। इन दोनों विस्फोटों के परिणाम स्वरूप जापान ने 15 अगस्त 1945 को जो है संयुक्त शक्तियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 196, फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो याद रखिएगा 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुई। यह क्रांति सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश एवं अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग का विद्रोह था।
197 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, चंपारण आंदोलन, अमृतसर घटना, इसके बाद मोपला विद्रोह और इसके बाद चौरी चौरा की घटना, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। याद रखिएगा, चंपारण आंदोलन 1917 में, अमृतसर घटना 13 अप्रैल 1919, मोपला विद्रोह 1921, चौरी चौरा की जो घटना है 4 फरवरी 1922 में घटित हुई थी। 198 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। दूसरा कथन है, जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। तीसरा है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में जो है पद पर नियुक्त हुए। कौन सा कथन जो है सही है आपको बताना है। देखिए, इसमें जो कथन सत्य है वह है आपका कौन कौन, तो देखिए पहला और तीसरा। दूसरा कथन सत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु चौथी पदावधि के दौरान जो है 27 मई 1964 को हुई थी, इसलिए पहला कथन सही है। जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जनता पार्टी के मोरारजी देसाई थे, जो 24 मार्च 1977 को इस पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने गुजरात के सूरत संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आगे बढ़ते हैं। 199 है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में प्रस्तुत कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में प्रस्तुत कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए, लखनऊ समझौता, इसके बाद गांधी इरविन समझौता, इसके बाद पूना समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी, यानी बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। याद रखिएगा, 1916 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है लखनऊ में हुआ था, लखनऊ समझौता जिसे कहते हैं, और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो है समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता, याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते पर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी और सरकार की तरफ से इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसके बाद है पूना समझौता। पूना समझौता जो है 24 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, सी राजा गोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद और पुरुषोत्तम दास के प्रयत्नों से गांधी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जो पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से जो वापसी है, याद रखिएगा 1 अगस्त 1934 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, किंतु यह आंदोलन संक्षिप्त और निराशाजनक स्वरूप के कारण जो है असफल रहा। प्रश्न संख्या 200 नंबर यानी 200 है, इनमें से कौन सी जोड़ी समझौता और वर्ष का जो दिया गया है सुमेलित है? कौन सी जोड़ी जो है इसमें सुमेलित है? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, बिल्कुल सही है। 1916 में लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, जबकि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, शिमला समझौता 1945 में, पूना समझौता 1932 में हुआ था। इसके अलावा 1945 में लियाकत अली और, याद रखिएगा, लियाकत अली और भोला भाई जो देसाई थे, इनके मध्य समझौता की बात अफवाह के रूप में सामने आई थी। वास्तव में यह समझौता नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। 201 है, सुमेलित करिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं और बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। सुमेलित कीजिए। बारदोली जो सत्याग्रह है, बारदोली, याद रखिएगा कहां पे घटित हुई? बारदोली गुजरात। चौरी चौरा की जो घटना है उत्तर प्रदेश में, यरवदा महाराष्ट्र और नोआखली पश्चिम बंगाल। सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। देखिए, बारदोली गुजरात राज्य में स्थित है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को हिंसक
भीड़ ने थाना जला दिया था और इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था। यरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है। नोआखाली पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहां स्वतंत्रता के समय भीषण दंगे हुए। 202 है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो देखिए ए ऑप्शन जो दिया गया है यह कथन जो है सही नहीं है। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगला में की थी। यह कथन सत्य नहीं है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूलतः संस्कृत एवं बंगाली दोनों ही भाषाओं के मिश्रित प्रयोग से की थी। यह उनके उपन्यास आनंद मठ में जो है संकलित है। प्रश्न संख्या 203 है, स्वतंत्रोत्तर काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और बताइए इसका सही जो कालक्रम है वो क्या है। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। देखिए पहले जो दिया गया है पहला नंबर में गोवा मुक्ति, दूसरा है दलाई लामा का भागकर भारत आना, और इसके बाद चाउ एन लाई का भारत में आगमन, और इसके बाद ख्रुश्चेव एवं बुल्गानिन की भारत यात्रा। तो देखिए इसको कालक्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित कीजिएगा तो पहले आएगा आपका ख्रुश्चेव एवं बुल्गानिन की भारत यात्रा, इसके बाद आएगा दलाई लामा का भागकर भारत आना, इसके बाद चाउ एन लाई का भारत में आगमन, और इसके बाद आएगा गोवा मुक्ति, यानी डी ऑप्शन। देखिए अमेरिका ने 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही एक प्रदेश है। उसने भारत की तब आलोचना की जब 14 वर्षों तक धैर्य रखने के बाद 1961 में उसने गोवा को फौज भेजकर मुक्त करा लिया। 1955 में नेहरू एक बड़ी ही महत्वपूर्ण यात्रा पर सोवियत संघ गए और उसी वर्ष बाद में ख्रुश्चेव और बुल्गानिन भारत आए। 1959 में तिब्बत में बड़ा विद्रोह हुआ और दलाई लामा अपने हजारों अनुयायियों के साथ जो है तिब्बत से भाग निकले। उन्हें भारत में शरण जो है अवश्य दी गई, लेकिन निर्वासन में सरकार बनाने की इजाजत नहीं दी गई और न ही राजनीतिक गतिविधियों की इजाजत दी गई। चाउ एन लाई को बातचीत के लिए अप्रैल 1960 में दिल्ली बुलाया गया, लेकिन कोई विशेष नतीजा नहीं निकला। 204 है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था कब? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1972 में। 1971 के भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक शिखर सम्मेलन जून 1972 में शिमला में हुआ। तब दोनों पक्षों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसे शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है। कब किया गया था? 2 जुलाई 1972 को। 205 नंबर है, भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? ऑपरेशन विजय याद रखिएगा, किस देश के विरुद्ध चलाया था? तो पाकिस्तान के विरुद्ध। 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई थी। 206 है, कृषक दिवस मनाया जाता है। कृषक दिवस मनाया जाता है कब? तो याद रखिएगा 23 दिसंबर को। कृषक दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। किसके स्मृति में? चौधरी चरण सिंह के स्मृति में। 207 है, किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस मनाया जाता है कब? 23 दिसंबर को। 208 सुमेलित कीजिए। 208 में आपको जो है सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर बताइए इनका संबंध साहित्य से था। अमर्त्य सेन क्या थे? अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री थे। चंद्रशेखर क्या थे? चंद्रशेखर जो है ये खगोल भौतिकी के जो चंद्रशेखर थे, ये इनका जो संबंध है ये वैसे एक वैज्ञानिक थे खगोल भौतिकी की। और जो वीनू मांकड़ इनका संबंध क्रिकेट से है। तो देखिए इसका सही विकल्प होगा डी ऑप्शन, यानी डी विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य से संबंधित है। इन्हें वर्ष 1913 में अपनी रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वह प्रथम भारतीय थे।
और शास्त्री अमर सेन प्रवासी भारतीय हैं और शास्त्र के क्षेत्र में इन्हें वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चंद्रशेखर प्रसिद्ध खगोल भौतिकी वैज्ञानिक थे। भौतिकी के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के कारण इन्हें 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वीनू मांकड़ प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे। 209 है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। 210, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, अगर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाएं हैं, अगर इन पर विचार करें तो इन पर विचार करने के क्रम में जो घटनाओं का सही कालक्रम है क्या होता है, याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद की जो शहादत है, चंद्रशेखर आजाद की शहादत जो है कब हुआ? 27 फरवरी 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। और भगत सिंह को जो फांसी है कब दी गई थी? भगत सिंह को जो फांसी है, याद रखिएगा, कब हुआ था? 27 फरवरी 1931 को। ठीक है, सॉरी, चंद्रशेखर आजाद की शहादत है 27 फरवरी 1931 और भगत सिंह को फांसी जो है 23 मार्च 1931। बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, तो याद रखिएगा, जो भगत सिंह का फांसी है, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। और चंद्रशेखर आजाद की जो शहादत है कब हुई थी? 27 फरवरी 1931। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है यह कब हुआ था? 26 से 31 मार्च 1931 के बीच। तो इसका सही जो विकल्प है वो है आपका ए ऑप्शन। 4, 1, 2 और 3। चंद्रशेखर आजाद की जो शहादत है 27 फरवरी 1931 को, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931। 211 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है, इसके बाद राजगुरु को फांसी दी जाती है और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, जबकि कांग्रेस के कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च के मध्य 1931 में और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। 212 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, बताना है इसका सही मिलान क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का जो संबंध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन से, तो ए का 2। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल का जो संबंध है वह है ऑपरेशन पोलो से। इकबाल का जो संबंध है 1930 का जो है मुस्लिम लीग का अधिवेशन से और बटुकेश्वर दत्त का जो है सेंट्रल असेंबली में बम फेंके जाने से। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सुभाष चंद्र बोस का जो संबंध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन से है, वल्लभ भाई पटेल का ऑपरेशन पोलो से है, इकबाल का 1930 का मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन से है और बटुकेश्वर दत्त का सेंट्रल असेंबली में बम फेंके जाने से है। 213 है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की जो बटलर कमेटी था इसका उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। भारतीय राज्य समिति ने सर हरकोट बटलर की अध्यक्षता में, याद रखिएगा, सर हरकोट बटलर की अध्यक्षता में 1927 में एक समिति का गठन किया जिसे बटलर समिति भी कहा जाता है। इस समिति का गठन परम सत्ता और देशी राजाओं के बीच के संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण के लिए किया गया था। समिति ने 16 राज्यों का दौरा किया और वर्ष 1929 में अपनी रिपोर्ट दाखिल की। भारत में सर्वोच्च और
जो सर्वोच्च सत्ता यानी ब्रिटिश और देशी रियासतों के तत्कालीन संबंधों की जांच करने के उपरांत समिति ने दोनों के वित्तीय और आर्थिक संबंधों को व्यवस्थित करने के विषय में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। 214 है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति था कौन था? याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी और इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 215 है, निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे, बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब है अशोक मेहता, टीएस रामानुजम और जीजी मेहता। डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। हिंदू मजदूर सभा की स्थापना दिसंबर 1948 में ट्रेड यूनियन सम्मेलन के दौरान कलकत्ता में हुई थी। इस सम्मेलन में भारतीय मजदूर संघ, हिंद मजदूर पंचायत, फॉरवर्ड ब्लॉक के संघों, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो स्थापित पार्टी थी, और शीर्ष स्वतंत्र व्यापार संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। संस्थापक सम्मेलन में रामचंद्र सखाराम रुइकर को प्रथम अध्यक्ष और अशोक मेहता को महासचिव चुना गया। जीजी मेहता और वीएस माथुर को सचिव चुना गया। मणिबेन कारा और टीएस रामानुजम को जो है एचएमएस का जो है अध्यक्ष और आरए खेदगीकार को, याद रखिएगा, आरए खेदगीकार को कोषाध्यक्ष चुना गया था। 216 नंबर है, अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। अलीपुर सेंट्रल जेल कहां पर स्थित है? कोलकाता में। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1910 में की गई थी। ब्रिटिश राज के समय यहां राजनीतिक बंदियों को जो है रखा जाता था। 217 है, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है किससे? ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। और देखिए, हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्यवाही के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। यह ऑपरेशन 13 से 18 सितंबर के मध्य 1948 के बीच चलाया गया था। 13 से 18 सितंबर 1948 के मध्य ऑपरेशन पोलो जो है चलाया गया था, याद रखिएगा। 218, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जो है जाना जाता है? तो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से किस राज्य का सचिवालय भवन को जाना जाता है? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो भवन है सचिवालय भवन, इसे राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। कोलकाता स्थित इसी भवन में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री जो है कार्यालय स्थित है। इस भवन के वास्तुविद थॉमस लियोन, कौन थे? थॉमस लियोन थे। इसका निर्माण मूलतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट्स यानी राइटर्स के लिए 1977 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 219, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो याद रखिएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के मदद से। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के मदद से समझाया। मार्क्स के विचारों में ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधार दास्ता, सामंतवादी समाज का आधार भूमि, मध्यवर्गीय समाज का आधार नगद पूंजी है। यही उसकी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। उसके अनुसार समाज का इतिहास आर्थिक कारणों से निर्धारित होता है, जिसके मूल में वर्ग संघर्ष का द्वंद्व होता है। 220, मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो याद रखिएगा, मृत्यु के समय वे भारतीय नागरिक नहीं थी। जो सी ऑप्शन में जो कथन दिया गया है बिल्कुल सही नहीं है। मदर टेरेसा इनका जन्म अल्बानिया में 1910 में हुआ था और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने एक जो है मिशनरी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। 1929 में भारत आई और यहीं पर रहकर उन्होंने कलकत्ता के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापन कार्य किया। किस स्कूल में? लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में। 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु के समय उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी। 221 है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है?
तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मदर टेरेसा के द्वारा मानव सेवा के लिए 1950 में स्थापित संघ जो है, धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। 222 है, चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था कब? याद रखिएगा 1959 में। 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। 1959 में तिब्बत की स्वायत्ता जो है समाप्त हो गई। 223 है, भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? दिसंबर 1971। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के दौरान मुक्ति वाहिनी का गठन पाकिस्तान सेना के अत्याचार के विरोध में किया गया था। मुक्ति वाहिनी एक छापामार संगठन था जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा था। इसको भारतीय सेना ने समर्थन दिया और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की ओर से भारतीय ठिकानों पर हमले के बाद भारतीय सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराने का अभियान शुरू किया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने भारतीय पूर्वी कमांड के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोड़ा के समक्ष औपचारिक रूप से जो है आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात दिसंबर 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था। 224 है, किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? 1991। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस और अन्य स्वतंत्र गणराज्यों के रूप में सोवियत संघ विभाजित हो गया। प्रश्न संख्या 225 है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण याद रखिएगा 3 अक्टूबर 1990 में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी और रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में जो है विभाजित हो गया था, जो 40 वर्षों से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ। 226 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का 1941 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? 1941 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का जो मुख्य कारण था, याद रखिएगा, पर्ल हार्बर पर आक्रमण, यानी डी ऑप्शन, पर्ल हार्बर पर आक्रमण। देखिए, यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से हुआ था, परंतु अमेरिका इसमें सैन्य रूप से शामिल नहीं था। 7 दिसंबर 1941 को जापान के द्वारा अमेरिकी हवाई द्वीप स्थित नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हमले के बाद अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में जो है सैन्य रूप से सम्मिलित हो गया। 227 से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो 1789 से 1797 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। 228 है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दिया हो? निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दिया हो? याद रखिएगा, रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति थे। वे अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वाटरगेट स्कैंडल में अपनी भूमिका के कारण महाभियोग की संभावना को देखते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। 229 है, बिशप टुटू किस देश से संबंधित है? बिशप टुटू किस देश से संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका से। बिशप डेसमंड टुटू दक्षिण अफ्रीका के एक अश्वेत पादरी थे जिन्होंने 1980 के दशक में रंग भेद विरोध का आंदोलन चलाकर विश्वव्यापी ख्याति अर्जित की थी। 1984 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 2005 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ था। 230, चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? याद रखिएगा, साई लुन को। साई लुन। चीन में वास्तविक कागज के प्रथम निर्माण का श्रेय साई लुन को प्राप्त होता है। चीन के लियांग प्रांत के निवासी साई लुन ने 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था। 231 से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा, देखिए, प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। याद रखिएगा, प्लेटो किसके शिष्य थे? सुकरात के।
प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो सुकरात का शिष्य था। यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्लेटो सुकरात का शिष्य था तथा अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में जो है प्लेटो ने न्याय तथा आदर्श राज्य की जो है संकल्पना की विवेचना की है। किसकी? तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय तथा आदर्श राज्य की संकल्पना की विवेचना की है। 232 पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण क्या था? पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण था विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। 14वीं शताब्दी में प्रारंभ पुनर्जागरण को यूरोप में मध्यकालीन सामंतवादी युग की समाप्ति और आधुनिक युग के प्रारंभ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका प्रारंभ इटली से हुआ। पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण वहां विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। 233 है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो याद रखिएगा, मदुरै। कल्लार दक्षिण भारत के जनजातीय समुदाय से संबंधित थे। ब्रिटिश भारत में कल्लार जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह जनजाति दक्षिण भारत के मदुरै एवं आसपास के क्षेत्र से संबंधित थे। 234 है, 1909 का अधिनियम संबंधित था। 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। 1909 के अधिनियम के द्वारा जो है मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके लॉर्ड मार्ले को लिखा था, हम नाग के दांत को जो है बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। हम नाग के दांत को, ठीक है, बो रहे हैं जिसका परिणाम क्या होगा? भीषण होगा। 235 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था आप बताइए? तो याद रखिएगा 1885 में। भारतीय जनसंघ का जो संबंध है 1951 से है। भारतीय साम्यवादी दल का जो संबंध है 1925 से है। और AIADMK इसका गठन कब हुआ था? 1972 में। प्रश्न संख्या 236 है। अच्छा, इसके बारे में दोबारा से पहले रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में, भारतीय जनसंघ का 1951, भारतीय साम्यवादी दल का 1925 और AIADMK का जो है 1972 में। इसके बाद 236 इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? इसका सही जवाब है विलियम विल्सन हंटर। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का संकलन विलियम विल्सन हंटर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विलियम विल्सन हंटर। 237 है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किन या किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? याद रखिएगा, महात्मा गांधी के, यानी MK गांधी के। देखिए, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। महात्मा गांधी ने महसूस किया था कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एवं पंचायत के द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए। 238 है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो याद रखिएगा चैत्र। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र का होता है, जबकि अंतिम महीना फाल्गुन का होता है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। हमारा जो आधुनिक भारत का विविध था, मिसलेनियस प्रश्न था, पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में डिस्कस करेंगे। और जल्द ही यह जो हिस्ट्री है, घटना चक्र हिस्ट्री, पूरी तरह से फिनिश होने वाली है। तो कुछ ही लेक्चर बचे हुए हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।